नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल पर मध्यवर्ती चुनाव का। एक तरीके से ऑलमोस्ट फॉर्मल हो ही गया है, ये अप्रैल में हो जाएँगे और ख़ास बात ये है कि इसमें अभी 2 साल का वक़्त था। तो ऐसा क्यों हुआ? पॉलिटिकल उसका डायनामिक्स क्या है? उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? और जो 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उसमें चाइना की खुद की इकोनॉमी, उसमें चाइना का जो रोल है और ख़ास करके इंडिया के लिए जो बॉर्डर स्टेट पे है। तो हम इसको अलग-अलग पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये हुआ है, इसमें क्या किया जा सकता था और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आएगी क्योंकि इंडिया के लिए ये बहुत स्ट्रेटेजिकली जो नेपाल की जो पोजीशन है, जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है नेपाल की, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेटजी है इंटरनेशनल अफेयर्स को भी अगर आप मायने में रखें। तो जिस तरीके का नेपाल के साथ हमारे जो रिश्ते रहे हैं इंडिया के हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और ये काफ़ी एक तरीके से बहुत भरोसेमंद रिश्ते भी रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था डायनामिक्स में, अब ये जो नेपाल के अंदर हुआ है, इसमें चाइना ने पूरी कोशिश की थी कि इस तरह का कुछ ना हो। प्राइम मिनिस्टर जो ओली थे उनको बचाया जा सके, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं है, वो खो चुके थे अपना समर्थन। तो ये सब क्या क्या हुआ, तो ये अलग अलग डायनामिक्स जो है और उसमें खास तौर पर कि इंडिया के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट है और खास करके यूपीएससी में इस तरीके के जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें इनके लिए आपको बैकग्राउंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, इसमें बेसिकली हुआ क्या है और इसमें क्या क्या हो सकता था। इसमें चलिए हम जब शुरू करेंगे हम इसे, तो इसमें सबसे पहले ये देखिए कि एक तरीके से देखा जाए कि देश पर एक मध्यावधि चुनाव थोप दिया गया है, यानी मिड टर्म पोल इसमें थोप दिया गया है। तो नेपाल की जो जनता है और उनकी खुद की पार्टी से एक तरीके से नाराज होकर या विमुख होकर, जिस तरीके से जो अभी जो फॉर्मर एक तरीके से जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे, जो ओली थे, वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उसका एक तरीके से यही होना था। जिस तरीके से उन्होंने कुछ फाइट्स भी लिया था इंडिया के अगेंस्ट में और उनका एक तरीके से इसमें थोड़ी सी देर हुई है, वो थोड़ा सा अपना डिले करके उन्होंने कोशिश भी की इसको रिकैप करने की। जो प्रचंड जी थे उनके साथ जो डायनामिक्स है हम उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तो लेकिन जाते जाते जब उन्होंने रिजाइन किया था, उन्होंने प्राइम प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा कि इसको भंग कर दिया जाए, जो उनकी सभा उनकी जो पार्लियामेंट है। और एक तरीके से इसको लेकर के एक जो एंगल इसमें जो खास तौर पे उभरा है कि राजशाही की वापसी के तौर पर भी इसे देखा, उसकी मांग कुछ तबकों में उठती है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये एक तरीके से एक तरीका सियासी जो भंवर आ गया है और जिस तरीके से इंटरनेशनली उसको देखा जा रहा है, यानी इंडियन पर्सपेक्टिव से और चाइना पर्सपेक्टिव में एक तरीके की टग ऑफ वॉर हो गई है और नेपाल उसमें हमेशा एक तरीके का बहुत क्रूशल रहा है। और लेकिन उसमें उसके जो स्टैंड थे, उसके जो हिस्टोरिक स्टैंड थे, उसमें चेंजेस आए हैं। तो अगर हम इसको सीधे शब्दों में कहें तो चीन से जो नज़दीकियां बढ़ रही थी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, और काफ़ी टाइम से नेपाल के जो भी रिसेंट में देखा जाए तो भारत के साथ एक तरीके से अदावत थी। तो ओली जो थे वो एक तरीके के उनमें सेंटर स्टेज में आ गए थे। उन्होंने जिस तरीके से सीमा विवाद में किया, जिस तरीके से 5 हमारे जवानों को एक तरीके से फायरिंग हुई थी उसके बिहार बॉर्डर के पास, और जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर उन्होंने राम के जन्म को लेकर एक विवाद वाला, जिसको गैर जरूरी कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो मामला रफा दफा हो गया था, उस पर कॉम्प्रोमाइज पे एक तरीके से बात हो गई थी दोनों देशों के बीच। तो उससे रिश्ते नहीं हुए क्योंकि रिश्ते बहुत बड़े थे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे वो समय समय पर इस तरह की बातें करते रहते थे, वो तूल देते थे अनावश्यक मुद्दों को जो इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पर, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपरिपक्व माना जाए या इमेच्योर माना जा सकता था। तो भारत के साथ जो संबंध जो खराब होने की दिशा में ओली जो थे इतना आगे बढ़ गए थे कि उन्हें उन्हीं की ही पार्टी के अंदर एक तरीके से विरोध शुरू हो गया था। तो वो जो विरोध इस तरह से बढ़ गया, उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की इसको रिकैप करने की, लेकिन ये जो अपोजिंग पार्टीज थी उनकी पार्टी के अंदर ही वो काफ़ी ज़्यादा अपने अपने स्टैंड पर थी, तो कुछ हो नहीं पाया। तो दो प्रमुख जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी जिसको यूएमएल कहा जाता है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी, तो माओवादी के साथ जो था उसका, तो उनके एकीकरण के बाद जो ओली थे पार्टी के साथ साथ सरकार पर भी अपना वर्चस्व उन्होंने कायम करने की कोशिश की। उन्होंने चाहा ऐसा हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रहा है। तो इसमें चीन जो था, यहाँ पर चीन की जो भूमिका थी वो बहुत सेंटर स्टेज भूमिका थी। तो चीन ने खुलेआम इसकी मदद की, उन्होंने कोई सीक्रेट्स हाइड नहीं किया। जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके उनको पैकिंग दी, जिस तरीके के उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जिस तरीके से उनके डिफेंस मिनिस्टर और खास करके जिनके एम्बेसडर्स थे, तो उस तरीके की जो दखल थी उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, उसको देखा जाएगा कि एक तरीके से ओली को वो बैकिंग कर रहे थे पूरी तरीके से। तो ये बिल्कुल साफ था। तो हालांकि ये रणनीति जो थी वो उन्हीं पर भारी पड़ गई, और जो पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे जैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड जो थे, इनको प्रचंड के नाम से बहुत जाना जाता है, इनके अलावा जो दूसरी पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता थे वो उनके खिलाफ होने शुरू हो गए थे काफी वक्त से। तो ओली पार्टी को केंद्रीय समिति, पार्टी सचिवालय, सेक्रेटरी जिसको कहा जाए, या संसदीय दल में अपना बहुमत खो बैठे थे। तो ये इसने प्रेसिपिटेट किया इस पर्टिकुलर जो क्राइसिस हुआ है नेपाल के अंदर। मैं फिर से आपको कहता हूँ, एक तरीके से जो ओली की जो पार्टी की केंद्रीय समिति थी और जो पार्टी सचिवालय था और संसदीय
दल के अंदर अपना बहुमत खो बैठे थे प्राइम मिनिस्टर ओली। तो इन्होंने जो कायदे से उनको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था, मगर उन्होंने एक एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड जो उन्होंने डिसीजन ले लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने देश को मध्यावधि चुनाव में एक तरीके से उलझा दिया है। तो राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से अगर देखें, इसके लिए संविधान में संसद या प्रतिनिधि सभा को भंग करने का प्राविधान नहीं है। ये सिविल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। जिसके लिए है कि जो राजनीतिक स्थिरता के लिए संविधान में जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है और संसद या प्रतिनिधि सभा को भंग करने का प्राविधान नहीं है। जाहिर तौर पर जो इसको अगर देखा जाए तो उनके जो प्रस्ताव थे जो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद एक तरीके से विवाद होगा। जिस तरीके से वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष एक तरीके से सक्रिय हो गया है और उन्होंने एक तरीके से जो उनके मंत्री थे उन्होंने उस पर भी हम आएंगे किस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक तरीके का इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस के तौर पर ये उलझ गया है। यानी कि एक तरीके से अब ये हो गया है कि पहले कौन ब्लिंक करता है, तो उसको फिर हार देखनी पड़ेगी। तो जाहिर तौर पर इसको राष्ट्रपति का स्वीकार कर लेने के बाद इस पर विवाद होना तय है और नए जो कार्यक्रम के मुताबिक अगले साल अप्रैल में 2021 में इसमें अप्रैल के पहले हफ्ते में मध्यावधि चुनाव होने हैं। तो उसको अलग अलग खड़ों ने जिस प्रकार के तीखे मतभेद है वहां पर ऑलरेडी, तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में कई हिस्सों में बंट सकी है। फिर तो इसमें जो राजशाही वाली जो बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, उसको एक थोड़ा सा मजबूत आवाजें उसके लिए उठने लगी हैं कि नेपाल के, और इसमें जो रीजन दिया गया जो रैशनल जो कोर में है, वैसे कई सारी रीजंस हैं लेकिन जो कोर है कि पुरानी जो नेपाल की पहचान है उसको वापस लाने की एक तरीके से मुहिम जो उन्होंने चला रखी है, इसको जोर पकड़ रही है वहां पर। तो नेपाल आगे किस तरीके से जाएगा, तो अगर आप ये देखें हिस्टोरिकली, अगर आप रिश्ते देखें तो इसमें हुआ क्या क्या है। तो जो सत्तारूढ़ नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको एनसीपी भी कहा जाता है, तो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ एक तरीके से इन्होंने कहा है कि हम उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने जा रहे हैं। तो ये प्रस्ताव यानी कि कल जो है ये 22 दिसंबर को एक केंद्रीय समिति की बैठक में ये पेश किया जाएगा, इसके प्रस्तुत होगा। तो अधिकारियों ने जिस तरीके से वहां पे कहा है कि जो प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में ये फैसला लिया गया है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या निर्णय होने वाला। लेकिन फिलहाल वो डिसिप्लिनरी रिएक्शन पे जाना उनका तय माना जा रहा है काफी हलकों में। और ये जो मंत्रिपरिषद की जो सिफारिश है इस पर राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करने के बाद हुए एनसीपी में जो स्थायी समिति है में प्राइम मिनिस्टर जो ओली थे उनके कदम को असंवैधानिक, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि एक तरीके से अनसंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक और निरंकुश तथा जनादेश के विरुद्ध बताया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल की इसकी क्या है, एक तरीके से इसको वैलिडिटी किस तरीके से है। तो ये इस तरीके से देखा जा रहा है इस पर फिलहाल। और इसमें जो कानून का सहारा इसमें लिया जाएगा और इसके खिलाफ जो एक तरीके से जो एनसीपी के एक तरीके से जो प्रवक्ता रहे थे जो नारायणन काजी श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इसे एक तरह की टायरनी या तानाशाही द्वारा लिया गया कदम भी बताया। तो काफी उनकी तीखी प्रक्रिया होनी स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा है कि एनसीपी की जो स्थायी समिति की जो बैठक है इस मामले पर वो चर्चा करेंगे और इसमें फौरन चर्चा होने वाली है। तो पार्टी के जो नेता थे वो प्रचंड के आवाज पर जमा हुए थे, उन्होंने काफी बात की। प्रचंड जो ओली के बीच में ये वॉर काफी ज्यादा फेमस रही है, मैंने इस पर पहले भी काफी बातें की हैं। तो अगली बैठक में ओली के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। तो लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है कि ये सारी जो क्राइसिस है इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें इंडिया के लिए ये और ज्यादा एक तरीके से फंस गया है, तो उस पर नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे। तो एक तरीके से अब यहाँ के हम विपक्ष की बात कर लेते हैं, तो उन्हीं की पार्टी की हम बात कर रहे थे। तो विपक्ष जो है जिसमें आपकी नेपाली कांग्रेस है उसके एक आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने भी एक तरीके से ये कहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को एक तरीके से देखा जाए, इसको नई तरीके से इसको कैसे आपदा में अवसर इसको कह लेना चाहिए हमें। तो कांग्रेस जो उनकी नेपाली कांग्रेस है उनके सांसद भंग करने की सिफारिश को उन्होंने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और राष्ट्रपति को इसे ना स्वीकार करने का एक तरीके से रिक्वेस्ट किया या निवेदन किया है। तो पहले ही इसमें एक दिन पहले ही कांग्रेस और जो उनकी राष्ट्रीय जनता पार्टी थी ने राष्ट्रपति को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक दिन पहले की थी और केपी शर्मा ओली ने इसको नेक्स्ट दिन उनको सिफारिश कर दी। तो जिस तरीके से जो नेपाली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो शेर बहादुर देउबा, ये सरकार पर भ्रष्टाचार और देश को एक दल का शासन बढ़ाने का आरोप ये लगा चुके हैं। यानी अपोजिशन भी इसके खिलाफ है, इनकी खुद की पार्टी इसके खिलाफ है, लेकिन प्राइम जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो प्रतिनिधि सभा एक तरीके से भंग हुई है, इस पे आपत्ति, इसमें एक तरीके से आपत्ति जताते हुए इसमें प्रचंड और माधव कुमार जो नेपाल का जो गुट है उनके 7 मंत्रियों ने एक तरीके से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है इससे नाखुशी जताते हुए। तो इसमें शिक्षा है, विज्ञान है, प्रविधि मंत्री जैसे इसमें गिरिराज मणि पोखरियाल हैं,
और इसमें ऊर्जा, जल स्रोत के सिंचाई मंत्री तो मतलब ये इतने हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये की मिनिस्ट्रीज़ थी, इन्होंने इसमें इस्तीफ़ा दिया है। तो इन मंत्रियों ने एक तरीके से कहा है कि जो संडे को जो एक तरीके से बैठक में दो प्रतिनिधि सभा को विघटन करने के प्रभाव पर इन लोगों ने पहले ही उसमें असहमति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी असहमतियों को सीरियसली नहीं लिया गया। तो इसे रोकने के लिए उनकी तरफ से हर संभव कोशिश हुई, ऐसा कहना है इसके खिलाफ में। तो उनका भी यही कहना है कि असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, जनादेश के विपरीत है तथा राजनीतिक मूल्य स्थिरता जो नेपाल की स्थिरता को उसको लेकर ये लोग इन्होंने पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो अब हम इसके एनालिसिस में आएंगे कि किस तरीके से ये हुआ है और ये कैसा इसका जो आगे जो नेपाल का जो फ्यूचर होगा हम उस पर बात करेंगे, और इसमें चीन का जो पर्सपेक्टिव है और उसके लेकर के इंडिया के जो एक तरीके से जो एक नए चैलेंजेस आगे हैं उस पर हम बात करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।